गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे घनत्व। घनत्व क्या होता है बेटे? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन का अगर हम अनुपात ले लें, उसको हम अनुपात में लिख लें, तो वो उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। तो घनत्व क्या होता है बेटा? द्रव्यमान बटे आयतन। एक बार दोबारा से, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है और आयतन है, अगर हम उसका एक अनुपात निकालें तो वो किसके बराबर होता है? घनत्व के बराबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का घनत्व कहते हैं। बेटा, घनत्व को हम डी से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को एम से और आयतन को वी से। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, घनत्व डी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन यानी कि एम बटे वी। घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा किलोग्राम प्रति घन मीटर या किलोग्राम प्रति मीटर की घन, हम ये भी बोल सकते हैं। और जल का जो घनत्व होता है बेटा, वो होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। और पारे का घनत्व होता है 13600 किलोग्राम प्रति घन मीटर। अभी हमने बताया घनत्व के बारे में। अब है आपका अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व क्या होगा बेटा? अपेक्षिक घनत्व हम क्या कहेंगे? वस्तु का घनत्व लेंगे और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व लेंगे। जिस वस्तु का हमें घनत्व निकालना है, अपेक्षिक घनत्व निकालना है, उस वस्तु का हम घनत्व लेंगे और 4 डिग्री सेल्सियस के जल पे, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हम जल का घनत्व लेंगे, उन दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो वहाँ से हमारा अपेक्षिक घनत्व निकल आएगा। बेटा, क्योंकि दोनों ही घनत्व हैं तो इसलिए अपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि अपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। तो अपेक्षिक घनत्व को बेटा हम किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं। इसके जो यंत्र है मापने का अपेक्षिक घनत्व को, उसको हम हाइड्रोमीटर बोलते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि अधिकतम होता है, और उसका जो आयतन होता है वो सबसे कम होता है। दोबारा से समझिए इसको कि पानी का जो घनत्व होगा सबसे ज़्यादा कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन होगा वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा उत्प्लावन बल। अब उत्प्लावन बल क्या होता है बेटा? इसके लिए ये क्रियाकलाप देखिए आप, क्रियाकलाप 9, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि एक ईंट को अगर हम लें और उसे हवा में उठाएं, अगर हम एक ईंट को अपने हाथ में उठाते हैं तो हमें काफ़ी भारी लगती है, लेकिन अब उसी ईंट को अगर हम पानी के अंदर ले जाएं, एक बर्तन ले लें जिसमें पानी भरा हुआ है और उस ईंट को पानी के अंदर डुबोएं, तो हमें क्या लगेगा? वो ईंट का जो भार है वो हल्का महसूस होने लगा, ईंट हमें कम भारी लगेगी। तो जो ईंट का भार है वो हमें हल्का लगा पहले से, तो यहाँ पर देखिए ईंट जो है हमें हल्की मालूम पड़ी है, क्योंकि ईंट को पानी में डुबोने पर क्या हुआ है? ईंट द्वारा अपने आयतन के बराबर हटाए गए पानी द्वारा ईंट पर ऊपर की ओर बल लगा है। जब हमने ईंट को नीचे डुबाया है तो पानी ने क्या किया है? ईंट को ऊपर की तरफ लगाया है, ये बल पानी की तरफ से लग रहा है। तो पानी द्वारा जो ईंट पर बल लग रहा है ऊपर की तरफ, जिससे वो हमें हल्की महसूस हो रही है, उस बल को बेटा हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं इसको? उत्प्लावन बल। कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो पानी की तरफ से ऊपर की ओर एक भार बल लगता है वस्तु के ऊपर, और उसकी वजह से हमें जो वस्तु है वो हल्की लगती है, इसलिए इस बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, ईंट को जब हम पानी में लेके गए हैं तो ईंट हमें हल्की लगती है। वो किसकी वजह से लग रही है? जो यहाँ पर ऊपर की ओर बल लग रहा है पानी में, वो उसकी वजह से लग रही है, उत्प्लावन बल की वजह से। तो किसी भी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है, हमें कमी लगती है। हम भी अगर जाएं पानी के अंदर तो हमें अपने शरीर में भी हल्कापन महसूस होता है। जो लोग स्विमिंग करते हैं वो इस बात को
जल्दी से समझ जाते हैं कि उनका जो शरीर है उसका वेट जो है वो पानी में जाकर हल्का हो जाता है, इसीलिए वो आसानी से तैर लेते हैं। उसके बाद बेटा अभी मैंने बताया आपको कि जो वस्तु है वो हमारी पानी के अंदर जाने पर हल्की लगने लगती है, तो उसी को आगे है बताया यहाँ पर कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, यानी कि चाहे पूरी तरह से डुबोई जाए चाहे वो थोड़ी ही डुबोई जाए, तो उसके भार में कमी होती है। और भार में यह जो कमी होती है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यानी कि जितना उसने वहाँ से पानी हटाया है या जितना वहाँ से द्रव हटाया है, जिसकी जगह पे वो वस्तु आई है उसके भार के बराबर होती है ये भार में जो कमी होती है। तो इस बात को सबसे पहले आर्किमिडीज़ ने ज्ञात किया था, इसीलिए उनके नाम पर ही इसका आर्किमिडीज़ का सिद्धांत कहा जाता है। तो अगर आर्किमिडीज़ का सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा तो बेटा उसमें कौन सी डेफिनेशन आएगी, ये वाली, कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में जो कमी होती है वो कमी किसके बराबर होती है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे ही हम आर्किमिडीज़ का सिद्धांत कहते हैं। ये पीछे आपका क्वेश्चन आएगा आर्किमिडीज़ का सिद्धांत, उसका आंसर आपका यही होगा। इसके बाद है बेटा हमारा प्लवन। प्लवन क्या होता है, आपको पता है कि जब भी हम कोई वस्तु पानी में फेंकते हैं तो या तो वो डूब जाती है या फिर वो तैरती है। तो पानी में वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों हैं, इसके लिए इन्होंने ये एक क्रियाकलाप किया है, क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। यहाँ पे इन्होंने दिखाया या तो वो डूब जाती है अच्छी तरह से, या फिर वो पानी के अंदर जाकर तैरती रहती है, या फिर वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। उसका कुछ भाग जो होता है वो पानी के अंदर होता है, बाकी भाग जो है वो पानी के बाहर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए इन्होंने मान लिया कि वस्तु का जो हवा में भार है वो W है, और वस्तु का जो पानी में डुबोने पर उस पे ऊपर जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो कितना है, W1 है। यानी कि वस्तु का जो हवा में भार है W है, और वस्तु डुबोने पर पानी के अंदर जो उस पर उत्प्लावन बल लग रहा है वो कितना है, W1। तो उसके लिए बेटा 3 स्थितियां होंगी। अगर हमारी वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा होगा तो हमारी वस्तु डूब जाएगी, और अगर हमारा वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा तो हमारी जो वस्तु होगी वो पानी के अंदर पानी के अंदर डूबते हुए जो है तैरेगी, पानी की सतह पर हमें तैरती हुई नज़र आएगी अंदर की ओर। और तीसरी स्थिति, अगर हमारा वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होगा तो वस्तु हमारी जो है वो पानी के ऊपर ऊपर तैरेगी। ये हमारी 3 स्थितियां हैं, तीनों स्थितियों के बारे में ये बताया गया है। तो पहली स्थिति में वस्तु पानी में डूब जाएगी, दूसरी स्थिति में वो पानी में पूर्णतः डूबी भी रहेगी और तैरेगी भी, और तीसरी स्थिति में वस्तु पानी की सतह पर के ऊपर तैरेगी। और इसका जो कुछ अंश है जो मैंने बताया था, थोड़ा सा जो पार्ट है वो पानी में जो है वो डूबा रहेगा, और शेष भाग जो है वो सतह के ऊपर होगा जो हमें तैरता हुआ नज़र आएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला बेटा, कि वस्तु का भार जो है उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर हमारी जो वस्तु है वो तैरती है, और अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक हो जाएगा तो वस्तु हमारी डूब जाएगी। अगर बराबर या उससे कम होगा तो हमारी जो वस्तु है वो तैरती रहेगी, और अगर वस्तु का भार ज़्यादा होगा उत्प्लावन बल से तो हमारी वस्तु जो है वो डूब जाएगी। तो जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु पानी की सतह पर पूर्णतः डूबती हुई तैरती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। अभी मैंने आपसे पूछा था प्लवन क्या होता है, तो प्लवन जो है, प्लवन के सिद्धांत के बारे में यहाँ बताया है कि अगर वस्तु का भार वस्तु के हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है तो वस्तु जो है पानी की सतह में पूर्णतः डूबती हुई तैरती रहती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि ये जो हमारी दूसरी स्थिति है बेटा, जिसमें इनका जो वेट होता है दोनों का वो इक्वल होता है, वस्तु का भार और उत्प्लावन बल, ये दोनों जब बराबर होंगे
तो हमारी जो वस्तु है वो इस प्रकार से तैरेगी पानी में डूबती हुई। तो इसी को हम कहते हैं प्लवन का सिद्धांत। तो जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, यानी कि वस्तु का भार हमारा ज़्यादा होगा, तो वस्तु जो है पानी में या द्रव में डूब जाती हैं। घनत्व बराबर होने पर पूरी तरह डूबी हुई तैरती रहती हैं, और घनत्व अगर द्रव के घनत्व से कम होता है तो वो आंशिक रूप से डूबती हुई तैरती रहती हैं, यानी कि उनका कुछ अंश ही पानी में रहता है, बाकी पानी के वो बाहर रहता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा वस्तु का भार अधिक होगा तो वस्तु जो है हमारी डूब जाएगी, और अगर हमारा उत्प्लावन बल जो है वो ज़्यादा होगा तो वस्तु हमारी पानी की सतह के ऊपर तैरेगी। और अगर दोनों चीज़ें हमारी बराबर होंगी, वस्तु का भार और हमारा उत्प्लावन बल, ये दोनों बराबर होंगे, तो जो हमारी वस्तु है पानी में डूबी हुई तैरती रहेगी। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव का दाब। द्रव का दाब यानी कि द्रव का जो प्रेशर है वो कैसे पड़ता है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर कई क्रियाकलाप दिखाए हैं। उसमें पहले उन्होंने क्या किया है, एक गुब्बारा लिया है, गुब्बारे को पानी की टैप के साथ लगा दिया है, और जब पानी इसमें भरा है तो हमारा जो गुब्बारा है वो नीचे की तरफ बढ़ता जाता है और ये फूल जाता है। तो जिससे ये पता चल रहा है कि जल का स्तर जो है जब दाब बढ़ जाता है, जब दाब बढ़ता है तो वहाँ पर ये गुब्बारा उसकी वजह से फूल जाता है। तो इसका ये निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि द्रव जो है बर्तन की पेंदी पर दाब डालता है। दूसरा है हमारा क्रियाकलाप। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने साइड में लगा दी टैप और साइड में भर के देखा कि क्या अब भी दाब पड़ता है। तो यहाँ पर जब उन्होंने पानी भर के देखा तो ये गुब्बारा भी ऐसे फूल जाता है हमारा, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि द्रव जो है बर्तन की दीवारों पर क्षैतिज दिशा में भी दाब डालता है, यानी कि अगर हमने साइड में लगा दिया है तो भी उसका जो दाब है उसके ऊपर पड़ रहा है। तीसरे में बेटा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया जिसमें पानी की टैप चला दी, पानी उसमें भर रहा है और इसमें छोटे छोटे छेद कर दिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जल जो है वो सभी दिशाओं में समान रूप से निकल रहा है और जल की धाराएं जो हैं समान दूरी पर गिरती हैं। इसको आप एक गुब्बारे से भी कर सकते हो। एक गुब्बारे में आप पानी भर लो और उसमें छोटे छोटे छेद कर लो, सभी छेदों में से जो है पानी बराबर दाब से ही बाहर निकलेगा। तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि द्रव जो है सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, यानी कि चारों दिशाओं में एक जैसा प्रेशर पड़ता है दाब द्रव के साथ। और इस वाले में बेटा इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर दो बर्तन ले लिए हैं, दोनों पर टैप लगी हुई है, दोनों के साथ गुब्बारे लगा दिए। एक में कम पानी है और एक में ज़्यादा पानी है। जब दोनों को इन्होंने फुलाने की कोशिश की तो एक कम फूला है और एक ज़्यादा, क्योंकि कम पानी होने से, कम द्रव होने से उस पर कम दाब पड़ा है और ज़्यादा पानी होने की वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ा है, जिससे ये हमारा गुब्बारा जो है वो ज़्यादा फूल गया है। तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है कि द्रव का जो दाब है वो गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। अब इस पानी की गहराई जो है वो कम है और इस पानी की गहराई जो है वो ज़्यादा है। तो जहाँ पर गहराई कम होगी वहाँ पर कम प्रेशर पड़ेगा, दाब कम पड़ेगा, और जहाँ पर ज़्यादा गहराई होगी वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा दाब पड़ेगा। अब द्रव का जो दाब है उसको अगर हम P मान लें और द्रव स्तंभ की जो ऊंचाई है, यानी कि द्रव आपका जो है वो कितनी ऊंचाई तक है, उसको हम H मान लें। द्रव का घनत्व हमारा D है और गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जो हमारा पृथ्वी की वजह से, पृथ्वी जिस बल की वजह से वस्तुओं को नीचे की ओर खींचती है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, उसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो P की वैल्यू होगी, दाब की वैल्यू होगी, वो किसके बराबर आ जाएगी, दाब बराबर ऊंचाई गुना घनत्व गुना गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि P = H × D × G। तो यहाँ पर बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं
सारे आपके मेन पॉइंट्स आपको लास्ट में दिए गए हैं, ये भी आपको लर्न करने हैं, क्योंकि अगर आप ये लर्न करोगे तो आपको क्वेश्चंस लर्न करने इजी हो जाएंगे। कल बेटा हम करेंगे इसके अभ्यास, यानी कि इसका बुक वर्क करेंगे और साथ में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स।